मॉर्निंग क्लास 10th हमने शुरू किए चैप्टर ज्योग्राफी के। पहला चैप्टर ही हमारा चैप्टर 8 है, लेकिन ज्योग्राफी में ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा वाटर रिसोर्सेज, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है ज्योग्राफी की वाटर रिसोर्स करके। तो हमने लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, सबसे पहले कि रिसोर्स किसे कहते हैं, और दूसरी बात कि इसकी जो कितनी ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कितना परसेंट वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने ये डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लास के अंदर। जिस तरह से कि 21% जो है अर्थ के अंदर वाटर है, 71% जो है वाटर है, 29% जो है हमारा वो क्या है, ये लैंड है। फिर हमने उसके बाद देखा कि 71% को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको 100 के अंदर, तो उस तरह से अगर 71 को कन्वर्ट किया 100 में, तो हमने देखा कि उसमें से 97 जो है हमारा ये ग्लेशियर वाटर है, सलाइन वाटर है, मतलब जो हम यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए, कोई भी काम के लिए। तो फिर 97 में से तो ये निकल गया, बचा कितना 3% जो है हमारा वो अवेलेबल है। लेकिन इसका 3% को भी वापस हमने 100% किया, तो हमने क्या देखा कि 3% को जब हमने 100% किया तो 69% जो है वो पानी जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में। फिर उसी का 30% जो है वो जो है इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। तो 30% अंडरग्राउंड फॉर्म ऑफ वाटर है एंड 69% जो है वो हमारा ग्लेशियर्स है। तो 69 और ये 30 ऐड करते थे कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। तो रिमेनिंग जो 1% बचा वो हमने क्या देखा कि 1% जो है हमारा वो है हमारे लिए सिर्फ अवेलेबल ऑन द अर्थ। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट इट इज़ बीन ऑन द अर्थ। तो 1% जो हमारा ड्रिंकिंग है, इरिगेशन है एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारी यूज़ किया जाता है इस 1% में। तो ये 1% जो है पूरी वर्ल्ड जो है वो डिपेंड करती है इस रिमेनिंग 1% के अंदर। फिर इंडिया के हमने देखा कि अवेलेबिलिटी कितने वाटर हमें मिलती है, उसमें से हम लोग कितना यूज़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाता है। इतना ज़्यादा जो वाटर है, क्यूबिक मीटर्स जो है मिलियंस, ये बिलियंस क्यूबिक मीटर्स जो है उसमें से इंडियन यूज़ करते हैं, वो भी जो है सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है, ये वाला है। फिर कहा जाता है कि 2000 तक जो है इंडिया इतना ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, लेकिन 2025 तक इट विल इंक्रीज टू 1023 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज किस तरह से क्यों होगा, बिकॉज ऑफ आवर इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशंस। पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जहाँ पे पॉल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण हमारा जो पीने वाला पानी है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसके कारण जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो, जिसके कारण ये भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है इसके साथ। एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट जो है, सही से हमें कि पानी को कैसे बचाना चाहिए वो सही से नहीं हो पा रहा है, हम वाटर को बचा नहीं रहे। कंजर्वेशन जो है बहुत ज़रूरी हो गया आज, जब हमें पता है कि हमारा जो है पूरे अर्थ में 1% ही है और द वर्ल्ड इज़ बिन हैविंग 1% डिपेंडेंस इसके ऊपर ही है। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें वाटर को कंजर्व करना है और उसको मैनेज करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कंजर्व करना है, सबसे पहले मैनेज कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं हमारा नाउ। तो जिस तरह से इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस आंसर्स आएंगे, इस चैप्टर में 2 मार्क्स करके आएंगे। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में से, मतलब जियो जितने हैं आपके, तो ज्योग्राफी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब देयर विल बी 1 questions of 2 marks from this chapter from geography. So total geography you are having I think 4 to 5 chapters, so 2 marks question it will carry. So according to the 2 marks we have to write down about whatever the question has been put, we have to answer according to that, but it should be in clear. Now water management, what is water management? Most of the rain water goes wasted in sea थ्रू द रिवर, ये सभी को पता है। जो बारिश होती है, अभी बारिश की मौसम चल रही है, रेनी सीजन चल रहा है, तो इतना ज़्यादा हेवी वाटर होता है, रेनफॉल होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, रास्ते में पानी जम जाती है। तो हमारा जो है वाटर क्या हो रहा है, जो मेन हमारा देखा है बारिश की पानी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको बचाते हैं, लेकिन वो वेस्ट होती है वाटर लॉगिंग। फिर वो कहाँ जाती है, ड्रेनेज में जाके फिर रिवर्स में मिलती है, रिवर्स जाके कहाँ मिलती है, सी में मिल जाती है। तो वो पानी फिर सी में मिल गई तो मतलब वो पानी हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। तो हमें क्या देखना चाहिए
कि जब ये रिवर्स में जा रहा है तो रिवर्स से जाने से पहले या फिर ड्रेन से, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, उससे पहले अगर ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ से अगर हम लोग अच्छा कर लेते हैं, पानी को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, तो भी अच्छी बात है। या फिर रिवर्स तक जाती तो भी क्लियर है कि रिवर्स की भी पानी को अगर हम लोग स्टोर करते, जैसे अभी रिवर जो है बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जा रहा है, जो लेवल होती है उनकी डेंजरस लेवल पे बहुत सारे रिवर्स आ गई है, तो उस तरह से अगर हम उससे पहले इसको अगर हम सेव करके रख लेते तब वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके सी में मिलता है, तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो उससे पहले क्या चाहिए हमें कि एक अच्छा खासा सिस्टम होना चाहिए, पानी को किस तरह से हम बचा सके। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि अच्छा खासा मीन्स एडिक्वेट, गुड, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा खासा होना चाहिए हमारे पास सिस्टम। नेसेसरी टू यूटिलाइज वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर हो जा रहा है जैसे ड्रेन में जा रहा है, तो उस तरह से भी उसको हम कैसे उसको बचा सके। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस। तो अगर हम उसको बचा लेते तो हमारी जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दे ऑल्सो नीड वाटर for drinking purpose, for irrigation purpose, for industrial purpose, for any purpose, they need water. तो इसी तरह से एंड टू फेस द एडवर्टाइज ऑफ ड्रॉट, जो अगर हम देखते हैं कि अगर जब बारिश के बाद फिर वापस गर्मी शुरू होगी, कहीं ना कहीं फिर ड्रॉट आ जाता, सूखा पड़ जाता, कहीं कहीं बारिश होती ही नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम पानी को सेव करते हैं तो उस पानी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण ड्रॉट से बच सकते हैं, हम लोग सूखे से बच सकते हैं, फैमाइन से बच सकते हैं। अकाल जो अगर सूखा हो जाएगा तो फसल क्या हो जाएगी, फसल कुछ भी नहीं हो जाएगी, पूरी सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, होगी ही नहीं। क्योंकि मोस्टली जो हमारे स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून पे डिपेंड करते हैं। और मानसून जो है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर, समटाइम्स रेगुलर, समटाइम्स इनरेगुलर। तो जिसके लिए ये चीज़ जो है नेचुरल है कि फैमाइन होता रहता है। ड्रॉट अगर है तो ड्रॉट के बाद क्या आएगा, सूखा आया तो उसके बाद फैमाइन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो फिर उसके बाद फसल जो है पूरी सूख जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए देखा गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे गवर्नमेंट ने इसको कोशिश की है कि हमें पानी की कमी जो है इसको हम कैसे बचा सकें। तो वेरियस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द 5 ईयर प्लानिंग। तो उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग के करके, जो अभी 13th 5 ईयर प्लानिंग और रनिंग चल रही है 13 5 ईयर्स प्लानिंग का, तो मतलब 1 5 ईयर प्लानिंग, इसका नाम है 1 5 ईयर्स प्लान करके। तो क्योंकि जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी हम लोग रीजंस, जो भी प्लानिंग किया है, पॉलिसीज बनाई है, उस पॉलिसीज को कितना टाइम पीरियड दिएंगे, 5 ईयर्स। उससे टाइम पीरियड दिया जाएगा 5 ईयर्स, क्योंकि 5 ईयर्स एक ना ज़्यादा है ना कम है, एक एवरेज है। तो उस तरह अगर कोई भी रूल्स को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो इजीली वो आराम से 5 ईयर्स में अच्छा खासा सक्सेस, लगभग सक्सेस शुरू हो जाएंगे उसकी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी हम लोग काम करेंगे उसको 5 ईयर्स देंगे। तो इसी तरह से 5 ईयर्स प्लानिंग के अंदर, तो इसी तरह से उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया कि 5 ईयर्स प्लानिंग में सबसे पहले इरीगेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है हमारे पॉपुलेशन का, वो क्या है, एग्रीकल्चर। तो इंडिया इज ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है आधे से ज़्यादा 60% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसी तरह से सोचो एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे अगर मानसून पे अगर हम डिपेंड करेंगे तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन कितना और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी होती ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और इस विल बी इन 5 ईयर प्लानिंग, ताकि इसके ऊपर कितने समय तक काम किया जाएगा, 5 ईयर्स। अब इसका मेन मकसद क्या था, मेन मोटो क्या था, सबसे पहले विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एडवर्टाइजिंग सच एज ड्रॉट एंड फमाइन। सबसे पहले ड्रॉट को हटाएंगे एंड फमाइन को कमी करेंगे। फिर असिस्ट, दूसरी बात हम असिस्ट करेंगे पोर्टेबल मीन्स पीने वाला पानी, जो हम जहाँ जहाँ पीने की पानी की कमी है वहाँ तक पानी सप्लाई करेंगे। फिर आप वापस आएंगे इरिगेशन की, एग्रीकल्चर से पानी चाहिए तो इसी तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ में जाएंगे। फिर उसी थ्रू से हम फिशिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको कंजर्व, अपने नेचर को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट,
तो आप इसमें जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ MPP, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो इसे हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के साथ इसको अगर हम डैम लिख देते हैं, क्योंकि डैम को ही कहा जाता है MPP, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर हम डैम को यूज़ करते हैं, रिवर्स फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर्स के ऊपर हमने डैम्स बना दी, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो कहाँ पर कलेक्ट हो गई, इस डैम पे कलेक्ट हो गई। अगर रिवर्स फ्लो हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी वॉल्यूम बढ़ गया, अब आपने इसके ऊपर डैम्स बना दिया है, तो ये डैम्स जो है कलेक्ट क्या करेगी, डैम्स वाटर कलेक्ट कर लेगी आराम से, बहुत बड़ी है, ठीक है, वाटर कलेक्ट हो जाएगी। फिर एक्सेस होता है तो यहाँ पे पता है आपको डैम्स में डोर्स होते हैं, तो जिस तरह से वापस उसको पानी को वापस निकाल दी जाती है अगर डैम फुल हो जाता है तो दे आर डिफरेंट डोर्स, बहुत सारे डोर्स होते हैं, पानी को निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से डैम्स को रखा गया। तो इससे क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहले कि जहाँ पे सूखा होगा उस एरिया में पानी चली जाएगी, तो ड्रॉट एंड फामाइन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जो फ्लड होती है, क्योंकि पानी जो है रिवर जो फुल हो जाता है तो आसपास की जो विलेज होती है वो भी डूब जाता है, तो डैम से देखा गया कि पानी को कलेक्ट कर लिया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि फिशिंग भी होती है, क्योंकि अगर आप लोग उस तरह से डैम सिस्टम को यूज़ करते बहुत सिस्टमेटिकली, तो इस साइड के जो एरिया होता है, ये वाला एरिया पूरा पानी से भरा होता है डैम्स के, इधर वाला नहीं, दिस साइड वन, ओके। तो इस तरह से अगर इस एरिया में फिशिंग करते हैं तो एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू हो जाता है, फिशिंग इंडस्ट्री इजली इसके ऊपर फिशिंग उसकी तो फिशिंग रेयरिंग, दैट वाज रेयरिंग शुरू हो गई फिशिंग की, तो ये भी एक अच्छा खासा इनकम हो गया। डैम लगा तो इलेक्ट्रिसिटी, डैम के थ्रू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है इसके अंदर, तो यहाँ पर डैम का पानी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। साथ साथ हमारा आसपास जो सूखा जो एरिया था रिवर्स, वो भी पूरा पानी से भरा पड़ा है, फिशिंग भी हो रही है, आगे भी पानी प्रॉब्लम नहीं होगी, डोर्स खोलने से पानी आगे चला जाएगा, तो आसपास के एरिया को इरिगेशन प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पानी उनको मिलता रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ से भी शहरों में वो पानी सप्लाई भी कर सकती है, पोर्टेबल वाटर, किसके हेल्प से, डैम के थ्रू से। तो इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने, जो मेरा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, MPP मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, उनको नाम क्या दिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों, वाई, बिकॉज इट इज़ अ होप। हम मंदिर जाते हैं, अपनी भगवान से अपनी मन की बात कहते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए, तो हमारा इस तरह से इन्होंने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी। प्रोजेक्ट्स किस, कौन से प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है, डैम, और ये क्या है, डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, क्योंकि इसने एक नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो इसी तरह से इसे महात्मा जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इनको नाम दिया द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये कोटेशन कभी कभी पूछते हैं कि टेम्पल ऑफ इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय हू, और हु हैज़ बीन गिवन द नेम टेम्पल ऑफ इंडिया करके, इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना है इस कोटेशन को, किस तरह से जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ कॉल्ड दिस प्रोजेक्ट एज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड हैज़ बीन कॉल्ड एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आता है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ये भी देख लेना, यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा बताया गया कि डैम, तो डैम्स की हमने यहाँ पे क्या देखा, पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, जितने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो देखा कि इसने बहुत सारे काम, चीज़ें जो उन्हें होनी शुरू हो गई, तो इसी याद रखना। अब आता है यहाँ पे कि इंडिया में जो है प्रोजेक्ट जब शुरू हो गई तो कितने सारे प्रोजेक्ट शुरू हुई है वो देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, दैट इज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो अब ये दूसरे क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेंशन द प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो 2 मार्क्स के लिए तो आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा नाम, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी शुरू की है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एज भाखड़ा नंगल, रियाद, दामोदर, हीराकुड, कोसी, तहरीर प्रोजेक्ट्स। तो जो आपके बुक में मेंशन है आप उन्हीं के नाम देंगे, क्योंकि इसके अलावा आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो आपको बुक्स में जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देंगे। तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करिए 1 2 3, देयर लॉट ऑफ ETC दिया हुआ है,
लेकिन आपको जितना बुक में मेंशन है उतने आप बताएंगे। 4-5 इनफ, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो इस तरह से इनके नाम बता दिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट रनिंग कौन कौन से चंबल प्रोजेक्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से 9 में भी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे मध्य प्रदेश एंड राजस्थान दोनों मिलकर कर रही है। नागार्जुना सागर डैम प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश कर रहा है। तुंगभद्रा डैम जो है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका मिलकर कर रहा है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इसमें 3 स्टेट है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है एंड राजस्थान है। मयूरक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट ये वेस्ट बंगाल के अंडर है। माही प्रोजेक्ट ये भी राजस्थान एंड गुजरात मिलकर कर रहा है। गंडक प्रोजेक्ट ये बिहार एंड उत्तर प्रदेश मिलकर कर रहा है। तो उसी तरह से ये सारे जो प्रोजेक्ट है, मचाकुंड डैम ये प्रोजेक्ट दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा मिला के कर रही है। तो ये जो थे ये थे कौन से, ये स्टेट गवर्नमेंट रन करिए। तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी रन करिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे। तो इसी तरह से दे आर जस्ट राइट टू 3 to 4 स्टेट्स के नाम मेंशन कर देना। उसके प्रोजेक्ट जैसे चंबल प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा है, नागार्जुना डैम है, सरदार सरोवर डैम है। तो इस तरह से 4-5 के नाम बता के उसके स्टेट का नाम बता देना है। तो ये हो गए। तो इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो थे ये शुरुआत हुई। तो ये सारे डैम्स के पिक्चर से मोस्टली आपने डैम्स को देखा ही होगा। देखो यहाँ से इस तरह से ये सारे डोर्स जो है इससे पानी निकल रही है। ये स्लाइटली जब उनके ऊपर जो पुल ब्रिज बनी रहती है ताकि इजीली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पिक्चर। तो ये सारे पिक्चर्स हैं। अब आते हैं हम लोग 1 by 1 जो हमने पढ़ा उन्हीं को अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो मैप पॉइंटिंग पूछी जाती है। अब तक आपने मैप पॉइंटिंग में स्टेट में ही गए थे, अब थोड़ा इंटरनल में आना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखो भाखड़ा नगर डैम्स के ऊपर, ये राजस्थान प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तो ये पिक्चर जो है आपका मैप पॉइंटिंग है। तो इस तरह से वो पूछ देंगे नंगल डैम कहाँ पर है, तो इसका लोकेशंस कहाँ है, तो ये रहा इसका यहाँ पर है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे देखो रिवर्स, तो ये जो चीज़ है ये रिवर फ्लो हो रही है, लेकिन देखो कितना एक ही रिवर के ऊपर कितना डैम बना है, 1, 2, ये अलग अलग डैम से दिख रहे अलग अलग जगह पे, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 करके। तो इसी तरह से कौन सा है ये रिवर, ये है भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। तो इस पर कितना सारा अलग अलग कैनल्स भी रखा गया है। तो यह फिल होती है, फिल हो गया तो इसमें से चला गया, इसमें फिल हो गया तो इसमें चला गया, तो ऐसा कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से अलग अलग है। तो अभी हम लोग कल देखते हैं भाखड़ा नंगल डैम में ना। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है इट वॉज स्टार्टेड 1948 में शुरू हुआ था। कंप्लीट कब हुआ, 1963 में इसको बनने में, ठीक है। तो दिस इज द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। तो ये याद रखना, भाखड़ा नंगल डैम इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड विच इज सिचुएटेड इन विच रिवर, रिवर सतलेज। और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बिसालपुर। तो ये कहाँ है, सतलेज रिवर पे है। और सतलेज रिवर कौन सी एरिया में जगह, बिसालपुर, और ये बिसालपुर हिमाचल प्रदेश में। तो इसी तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे पूछ लिया डिस्क्राइब अबाउट द भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट्स, तो आपको 2 मार्क्स, जैसे मैंने कहा कि 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। तो 2 मार्क्स के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना कि ये एरिया कब बना था, कब खत्म हुआ था, और ये प्रोजेक्ट कौन से रिवर, मेन इंपॉर्टेंट है इसकी याद रखना कि इसका रिवर जो है कौन सा था और वो एरिया कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो डैम है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। तो रिवर सतलेज पे है, बिसालपुर नियर, सतलेज नियर बिसालपुर और हिमाचल प्रदेश में। अब इसके साथ कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इन तीनों स्टेट जो है 3 स्टेट्स को ही पानी मिलेगा इस डैम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह से इट ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरीगेशन। तो यहाँ पे इसका मेन मकसद क्या, इरीगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है, साथ में पोर्टेबल वाटर लोगों को पानी पीने के लिए, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज को दे नीड वाटर सप्लाई, साथ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज पावर्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इंडस्ट्री को पावर सप्लाई चाहिए। तो ये तीनों कामों के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन बिटवीन रिवर सतलेज एंड यमुना। तो इसी तरह से इनका मेन, तो ये देखो यहाँ से अगर हम लिखते हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बता दिया और ये बता दिया जॉइंट वेंचर्स किसके साथ है और इससे इनको क्या फ़ायदा होता है इस रिवर इस प्रोजेक्ट से। तो इतना कर देते हैं, हमारा 2 मार्क्स का आंसर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके ज़्यादा नहीं लिखना है,
दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। फिर हम इसमें पढ़ते हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम हैज़ बीन बिल्ड इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो हमने अभी देखा बेटा कि यहाँ पे देखो कितने सारे डैम्स बनाए हुए हैं, आपको पहले मेंशन कर दिया कि इस तरह से यहाँ पे शुरुआत किया, यहाँ ये रहा, तो ये इस तरह से दिख रहा है आपको एरिया वाइज। तो ये स्टेप बाय स्टेप्स कैनल्स भी बनाए, उसको कनेक्टिविटी कर दी ताकि आसपास के जितने एरिया हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स को भी वो कवर करेंगे। तो कहा गया 2 डैम जो है बनाया अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। फर्स्ट भाखड़ा डैम, इसकी बता दी लॉन्ग कितनी है, हाइट कितनी है। फिर बिल्ड इलेवलेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट्स एंड कॉन्क्रीट, अलग अलग इलेवलेटेड प्लेन, इस समय भी हमने देखा कॉन्क्रीट इस तरह से बना दिया गया, लॉन्गी और लंबी, अच्छी खासी लंबी चौड़ाई। तो इसी कारण इसकी जो है कि दिखती है इस तरह से दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से कहा जा रहा है जैसे बिगेस्ट डैम अमंग द वर्ल्ड्स स्ट्रेट डैम्स के अंदर ये सबसे बहुत बड़ा है, आता है। सेकेंड भाखड़ा डैम वॉज बिल्ड इन 13 किलोमीटर लोअर एट द प्लेस को नंगल। उसके बाद इसके बनाने के बाद अम्बाला में फिर नंगल उस एरिया में बनाया गया, और नंगल जहाँ पे फुलफिल क्या करेंगे, कलेक्टिंग वाटर, एडिशनल वाटर फॉर भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम से जब वो फ्लो हो जाएंगे तब वो जब वापस छोड़ेंगे तो आगे थोड़े से दूर में जाके 13 किलोमीटर्स आगे लोअर एरिया में उससे नीचे जाके यहाँ से इस तरह से पहले आया फिर नीचे आया फिर इस तरह से बना रहे थे। तो नंगल फुलफिल ताकि उसको जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कलेक्ट करेंगे। और इसी तरह से फॉर दिस डैम, फ्रॉम दिस डैम सेवरल कैनल्स इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, बहुत सारे कैनल्स को भी इंक्लूड किया गया इसके अंदर ताकि बाकी एरिया में भी वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो भाखड़ा कैनल, श्रींद कैनल, अलग अलग से नंगल कैनल, बेस्ट डोब्स कैनल, नरवाना कैनल्स हैज़ बीन कर्व्ड आउट। तो इसी तरह से अलग अलग उस डैम के थ्रू अलग अलग कैनल्स भी बना दिया गया। पर्पस मेनली इरिगेशन, ताकि लोगों को एग्रीकल्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स दे आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी की कमी ना हो, इसी तरह से इन्होंने इस तरह से कैनल्स बनाई है। फिर आता है दिस इज द पिक्चर ऑफ द डैम। देयर इज समथिंग अमेजिंग एंड एस्टोनाइजिंग इन दिस डैम एंड व्हेन वी लुक एट इट यू फील एक्साइटमेंट इन योर हार्ट। भाखड़ा इज अ मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ रिवाइव्ड इंडिया एंड इट्स सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसको देखने से ही आपको बहुत ज़्यादा कि किस तरह से सी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे फिशिंग होती है, तो फिशिंग कहाँ करेंगे, इस एरिया में फिशिंग करेंगे क्योंकि इट वॉज बिन कलेक्टेड ओवर ईयर, तो ईजिली फिशिंग आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक जो था देश की जो भी बेरोजगार है उनको अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया यहाँ पे तो इनसे उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिशिंग इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से इस एरिया में फिशिंग ईजिली हो सकती है और कर रहे हैं लोग, मोस्टली कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसको देखने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसीलिए कहा गया इट वॉज रियली अमेजिंग एंड अस्टनाइजिंग कि इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी, क्योंकि एक के बाद एक उसने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट में यहाँ पे वापस देखो, ये वाले में भी दामोदर, ये वेस्ट बंगाल वाले में है। तो ये देख लो किस तरह से ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आगे सबसे पहले ये एरिया देख रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पे इंडेक्स दिया गया इरिगेशन एरिया ये वाला। फिर डैम्स एंड रिजर्वर्स बनाया गया, ये रहा डैम्स एंड रिजर्वर्स, कितने सारे यहाँ पर भी है, ये सारा रेड वाला। बाउंड्रीज ऑफ द दामोदर रिवर बेसिन, तो ये सारा बाउंड्रीज है जो डॉट डॉट दिया गया, ये एरिया है दामोदर रिवर के अंदर जो एरिया आ रहा है ये सारा सा। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, दुर्गापुर ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है सारे। तो इसी तरह से ये भी एरिया है जहाँ पे अच्छे खासे एरिया में यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, अपने अलग अलग डैम्स प्रोजेक्ट बनाया है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कहा गया इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट था दामोदर वैली, और ये भी जॉइंट वेंचर था बंगाल एंड झारखंड के साथ। कंस्ट्रक्ट शुरू हुआ था 1948 में, और इसे ऑन रिवर दामोदर विच इज़ नोन एज अ बंगाल सौरो, इसको कहा जाता था दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये गर्मियों में रिवर सूख जाता था। लेकिन डैम बनने के बाद ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। दिस रिवर वॉज डिफेम्ड फॉर इट्स अनसर्टन रूट्स, लेकिन साथ साथ इसकी जो रूट कहा गया, क्योंकि ये सूख जाते तो पानी कहाँ से आएगी, तो इसकी जो रूट है वो अनसर्टन है।
पता नहीं चलता वो चलते चलते किधर से चली जाएगी। तो इसी तरह से कहा गया इससे लोग इतना डिफेम करके रखा, उसकी फेम नहीं, मतलब इससे लोग इतना, ही वॉज नॉट सो फेमस। सॉइल इरोशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड, जब बारिश होती है तो फ्लड हो जाती है, इस तरह से द सॉइल, तो इसके लिए इसको नाम दिया गया था सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक है, सूखे में सूखा हो जाता है, फ्लड होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लड हो जाता है, सॉइल इरोशन भी बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी इधर से उधर ज़मीन टूट जाती है, किनारे जो होती है। तो दिस रिवर फ्लो फॉर 290 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट साइड, तो कितने लंबे बहती है, ईस्ट साइड में 290 ऑफ नागपुर प्लेटो, बिहार से होते हुए झारखंड, एंड जाके वेस्ट बंगाल में मिलती है। एंड दे फॉल इनटू रिवर, कहाँ पे जाके मिलती है, रिवर हुगली में। तो ये दामोदर जाके रिवर हुगली में मिलती है। तो बराकार, बोकारो, कोनार, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ऑफ दिस रिवर दामोदर की। एंड दिस रिवर अफेक्ट्स, कितने एरिया को पानी देती है ये, 1800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और जब बारिश होती है तो फ्लड हो जाता है, और सॉइल इरोशन तो होती रहती है। ठीक है, तो रिवर्स तो सॉइल इरोशन करती है, लेके भी आती है वो। अब आता है इसमें से कि इसकी इम्पोर्टेंस है, ये क्या करती है, पानी किसको देती है। तो कहा गया देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC। तो व्हाट इज DVC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एज पर द फॉर्मेट ऑफ टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन इन अमेरिका। तो अमेरिका में ये प्रोजेक्ट थी, उस प्रोजेक्ट को देखते हुए इसका इस तरह से किया, क्योंकि ये जो है सॉरो ऑफ बंगाल था, उसको सॉरो हटा के, ताकि इस एरिया को जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, और जो इसमें प्रॉब्लम होती थी इरिगेशन, सॉइल इरोशन, ये सबको ख़त्म की जाए। तो इसीलिए TVS जो प्रोजेक्ट थी अमेरिका में, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, उसको देखते ही इस प्रोजेक्ट का इन्होंने शुरुआत की। अब इसका मेन मकसद था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस एरिया को इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, बंगाल, झारखंड। तो इसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स डेवलप होती है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ जाएगी। लोकल रेसिडेंट्स जो होंगे उन सबको आराम से, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, इरिगेशन था, तो पानी रहेगी तो इरिगेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से अंडर दिस प्रोजेक्ट मिथन, बालपहाड़ी, तेलिया डैम, ये अलग अलग जो है बनाया गया उस रिवर्स में। बराकर बोकारो डैम इस रिवर्स के अंदर, इस रिवर्स में बनाया गया, दामोदर वैली, दामोदर रिवर्स में। फिर आता है कोनार डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार, फिर आग डैम, बोरमा डैम, बालपहाड़ी 8 डैम, इस तरह से अलग अलग दामोदर रिवर्स के ऊपर इस तरह से इतने सारे डैम्स बनाए गए। इन एडिशन दुर्गापुर बैरेज भी बनाया गया, दैट्स व स्मॉल बैरेज में जहाँ पे पानी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो डैम से बाहर से पानी आ रही है, एक्सेस पानी आ रही है, आगे बाहर जाकर फ्लो हो जाएगी, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक बैरेज बना दिया, छोटा सा, डैम से छोटा होता है, इसके लिए इसको बैरेज बोलते हैं, ताकि वो कलेक्ट कर ले। बोकारो प्लांट, चंद्रपुर, तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग इस तरह से डेवलप, तो इतने सारे एरिया को पानी पहुँचाने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए इस डैम को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये 2 डैम, उसके बाद हम देंगे हीराकुद डैम। तो हीराकुद डैम जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने 2 डैम के बारे में डिस्कस किया था, और उसके पहले हम लोग ने वाटर मैनेजमेंट डिस्कस किया। तो आज इसको वापस आप अपनी बुक्स खोल के वीडियो आगे देख लेंगे, फिर बाद में बुक्स खोल के बुक्स को रीड आउट करने के बाद फिर इसे समझ में और अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे हीराकुद डैम से। थैंक यू।